30 नवंबर 1967 ये वो तारीख है जिस दिन एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने बड़े से बड़े नेता, अभिनेता व बड़ी कंपनियों को हिला दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित के बारे में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राजीव जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाहा गांव में हुआ था। उनके पिता राधेश्याम एवं माता मिथिलेश कुमारी थी। उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से प्राप्त की थी। उसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद शहर के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक और भारतीय औद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद राजीव जी ने कुछ समय भारत के CSIR यानी काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी कार्य किया, पर किसी कारण से 2.5 साल बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तभी एक ऐसा समय आया जो किसी ने नहीं सोचा था। 30 दिसंबर 1984 की वो काली रात जिसने भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। ये सब हो जाने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उस कंपनी को सजा देने के बजाय उससे $470 मिलियन यानी 47 करोड़ लेकर चुपचाप बैठ जाती है। पर उन्हीं लाखों लोगों में से राजीव जी ने यह ठान लिया कि वह हर चीज जिसे अंग्रेज भारत लाए थे उसको निकाल फेंकेंगे। राजीव दीक्षित जी फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कल्चर के सख्त खिलाफ थे, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट जैसे कि दारू, बियर, क्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक ऐसी चीजों को बनाने वाली फॉरेन कंपनीज को बाहर निकालना चाहते थे। और अपने इस वादे को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर सन 1992 में आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से एक कैंपेन चलाने लगे। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। उसी के चलते शहर से जाकर लोगों के बीच डाटा एंड प्रूफ से लोगों में जागरूकता फैलाने लगते हैं। कुछ सालों के संघर्ष के बाद एक ऐसा समय आता है जब राजीव जी की फॉलोइंग्स करोड़ों में हो जाती है। ये उस समय की बात है जब इंटरनेट नहीं था। यह टाइम राजीव जी का बेस्ट टाइम चल रहा था। इस समय जब राजीव जी देश में लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। नेताओं की जन्म कुंडली हमने बनाई है, हाँ, और उसमें यह पता चल रहा है कि 20 साल पहले जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, आज उनके पास मुंबई से लेकर पुणे के बीच की हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है। हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है, वो बताएं इस देश को। उसी समय एक और व्यक्ति था जो लोगों में जागरूकता फैला रहा था, वो थे स्वामी रामदेव। उसी समय रामदेव जी ने पतंजलि नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिसको आजकल हर कोई जानता है। रामदेव जी ठोक कर दावा करते थे कि वह नेचुरल तरीके से इनका उत्पाद करते हैं और उसी के साथ वह लोगों को फ्री में योगा की तरफ ले जा रहे थे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जिससे पतंजलि कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत तेजी से बिकते जा रहे थे। और रामदेव जी को पता था कि राजीव जी की फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा है, जिससे उसका यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। तो रामदेव जी ने सोचा अगर राजीव जी को अपने साथ ले लेते हैं तो उनके 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला, पॉजिटिव इमेज बनेगी और दूसरा, उनका बिजनेस भी ऑटोमेटिक ग्रो होगा। उन्होंने जीनियस स्टेप लिया।
1999। ये वो साल था जब पहली बार राजीव जी और रामदेव जी एक दूसरे से पहली बार मिले थे और ठीक 10 साल बाद 2009 में दोनों ने मिलकर एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया जो था भारत स्वाभिमान का अभियान 5 जनवरी 2009 को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया। हरिद्वार नगर से ये अभियान शुरू हुआ। अब धीरे धीरे भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया और फिर चालू होता है सन 2010। कुछ ऐसा होने वाला था आने वाले महीनों में जो सभी को हैरान कर देने वाला था। हमेशा की तरह राजीव जी भारत के अलग अलग जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। तभी 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में आते हैं और दुर्ग जिले में एक तहसील का नाम है बेमित्रा। वहां पर दिन में 2 बजे लोगों के बीच अपनी बात खत्म करते हुए और दूसरी जगह जाने के लिए यानी तहसील भिलाई में जाने के लिए वो और एक आदमी दया सागर दोनों एक कार में बैठकर वहां से रवाना हो लिए और रास्ते में जाते ही राजीव जी को पसीने आने लगे और उनका मन घबराने लगा। तो दयानंद सागर ने पूछा क्या हुआ। उनका जवाब था कुछ नहीं, अभी सीने में गैस बन रही है। तो उन्होंने गाड़ी रोककर थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर निकले। 30 मिनट हो जाने के बाद दयानंद सागर गाड़ी से उतरे और उनको देखने गए। उन्होंने देखा कि वहाँ राजीव जी नीचे बेहोश पड़े हुए थे। वह उनको लेकर पास के एक आश्रम में गए जो कि दुर्ग में ही था। सभी लोगों ने राजीव जी को हॉस्पिटल जाने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं केवल होम्योपैथिक डॉक्टर को ही दिखाऊंगा। जब उनको होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया गया तो इलाज के बाद भी कोई आराम न आने पर पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल ने उनको वहाँ ये कहकर रेफर कर दिया कि इनकी कंडीशन बहुत ही नाजुक है। उसके बाद उनको किसी तरह अपोलो BSR हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन रात के 1 से 2 के बीच में 30 नवंबर 2010 को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनकी मृत्यु का रीजन हार्ट अटैक बताया गया। उसके बाद उनको पतंजलि के ऑफिस ले जाया गया। जब उनकी डेड बॉडी को वहाँ के पीठ के लोगों ने नोटिस किया कि उनका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका है और ऐसा तभी होता है जब किसी को जहर दिया जाता है। जब वहाँ के पीठ के लोगों ने रामदेव जी से ये सवाल पूछे, लोगों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये हत्या है और इसको ये कुछ साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो आप लोग बताइए कि किसको लगता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो रामदेव ने उन सभी के सवालों को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक बात का रामदेव को नहीं पता था कि एक जर्नलिस्ट 2007 से रामदेव जी के बारे में रिसर्च कर रही है। आगे चलकर 2017 में उसका भंडाफोड़ होने वाला है। खैर, अभी राजीव जी की डेड बॉडी को लेकर लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और एक सवाल था कि रामदेव जी पोस्टमार्टम करने से क्यों मना कर रहे हैं। लोगों का शक था कि इनको जहर देके मारा गया है। इस क्लिप को पूरा देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। राजू भाई का डेथ स्वाभाविक है, तो हम लोग जब वहाँ पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग बॉडी की हालत देखेंगे और उस वक्त जाकर ही हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज़ है। अगर जहर दिया है तो राजू भाई की बॉडी नीली होंगी, जामुनी होंगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से नीली थी जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जामुनी थी। बात हुई तो वहाँ पे जो 50 लोग उपस्थित थे उस वक्त, तो सब लोगों ने चर्चा की कि ऐसा हुआ। सब लोग दीपू भाई को उलाना दे रहे हैं, मतलब समझा रहे कि देखो अब समझाने ये नहीं है, राजू भाई तो चले गए। मगर मेरा दिमाग उन सब बातों से हटकर कुछ सोच रहा था। तो मैंने सब लोगों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये हत्या है और इसको ये कुछ साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो आप लोग बताइए कि किसको लगता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो वहाँ आपने जैसे अभी हाथ ऊपर किया ना, वहाँ पे सब लोगों ने हाथ ऊपर किए और एक हमारे पास में कोई डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास में हम लोग अभी क्या कर सकते हैं। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे रात के, तो हम लोग अभी तो स्वामी जी से नहीं मिल सकते कि इनकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के नंबर्स लिए और उन सबको अपने अपने नाम से मैसेज किया कि पूजनीय स्वामी जी, हम सब लोग जो आपको मैसेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शंका समाधान के लिए और देश के शंका समाधान के लिए हम आपके सब इसका पोस्टमार्टम हो जाए और सारा खुलासा हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं और ये देश के हित में है। नहीं तो आपके ऊपर भी कल उंगलियां उठेंगी। ये मैसेज सब हम लोगों ने सेंड किए, 50 लोगों ने रात को।
और हम लोगों ने एक लेटर बनाया कि उसके ऊपर भी यही मैटर लिखा कि पूजनीय स्वामी जी, हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए देश के लिए, ये देश की धरोहर थे राजू भाई, और उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि स्वाभिमान के डर से कोई पार्टियों ने उनको मारा होगा, जो हमारे आंदोलन के कुछ लोग विरोध में चले गए थे उन्होंने मारा होगा, या आंदोलन के प्लस पार्टियों ने मारा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर स्वाभाविक मौत है तो हम उस पोस्टमार्टम का स्वागत करेंगे, अगर नहीं है तो ये सारी चीज़ खुलासा हो जाएंगी। ये रहस्य शास्त्री जी के जैसा उनके साथ जैसे चला गया ताशकंद के वक्त में, राजू जी का भी ये पूरा रहस्य बन के ना रहे, ऐसा करके हम लोगों ने एक मैटर लिखा और 50 लोगों की साइन लेकर हम लोग दूसरे दिन सुबह 1 तारीख की सुबह को हम लोग पहुँचे स्वामी जी के पास में। और 5:30 बजे जब पहुँचे तो किसी सिक्योरिटी ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि ये लेटर, मैंने कहा कि ये लेटर हम लोग स्वामी जी को देना चाहते हैं, ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने वो लेटर जो है उस सिक्योरिटी को दिया और मैंने कहा कि देखो मेरे पास इसकी जेरॉक्स तो नहीं, मैं आपके ऊपर विश्वास रख के ये आपको देता हूँ कि ये 50 लोगों ने स्वामी जी के पास में लेटर दिया है। बोले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम लोग नहीं दे सकते। मैंने ठीक है कि हम लोग जब तक स्वामी जी नहीं मिलते हम इसी यहाँ पर बैठे रहेंगे इसी ज़मीन पर, और अगर नहीं आएंगे तो हम लोग सिर्फ नारे लगाने के बाकी रहेंगे, ये बात आप स्वामी जी को जाके बता देना, मेरी बात। तो वो पहुंचा और उनकी कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कुछ डिसाइड किया और हम लोगों को 7:30 बजे ऊपर बुलाया और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे कि ये हत्या हो सकती है, ये षड्यंत्र हो सकता है और ये इसमें आपके ही साथी हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्वाभिमान के इतने बड़े इसको उनके हाथ में दे दिया था, सचिव बना दिया था, तो आपके ही कुछ साथियों को इससे जेलसी हो सकती है कि हम मुझे नहीं बनाया, मैं 12 साल से आपके साथ में हूं, मैं बचपन से आपके साथ काम कर रहा हूं, आपने मुझे सचिव नहीं बनाया भारत स्वाभिमान का। राजू भाई यहां से आए इतने दिनों से उठ के और 1 साल के इसमें उनको आपने सचिव बना दिया। और दूसरी बात थी हमारे साथी मार सकते, इसके लिए तो ये मैंने सारी बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद उनको, जैसे आज आपने स्पीच में सुना कि मैंने खुद एंजियोप्लास्टी क्या होता है वो, उसके लिए हम लोगों ने राजू भाई को समझाया था कि एलोपैथी ले लीजिए, और राजू भाई बार बार मास्क निकाल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि मैं एलोपैथी नहीं। हो सकता है कि उस वक्त आप जबरदस्ती से दूसरी चीज दे रहे हो और राजू भाई मना कर रहे हो, राजू भाई को जानकारी थी कि मुझे ये चीज़ नहीं हुई है, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे ज़बरदस्ती, इसलिए मैं मास्क निकाल के फेंक रहा हूँ, ये भी बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने एक हॉस्पिटल से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में डाला, क्यों? दूसरी बात कि उनकी बॉडी नीली पड़ी, तो आपने मुझे, जब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि हमने बॉडी जब किसी एरोप्लेन में लाई जाती है तो उस वक्त 2 दिन के लिए रखना है या 1 दिन के लिए रखना है, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन दिया है, तो उसके कारण वो बॉडी नीली हो गई। तो मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो क्या बॉडी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो वो इंजेक्शन ने कैसा, उसकी मेडिसिन कैसे गई? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंपिंग किया, पंपिंग अगर कितनी भी ताकत से अगर किया जाए ना तो भी वो पूरे वेन्स में नहीं जाता, और अगर आपने ये किया है तो आप इस पीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे देखिए, अगर उन्होंने कहा मुझे उस वक्त की, तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा सा ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। फिर जो है मुझे अपने निरंजन भाई जी भी आए कि मदन भाई आप समझ जाइए, आप इस चीज़ का विरोध मत कीजिए, स्वामी जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि वो किस सोच से लिया गया है, पोस्टमार्टम को नहीं होने दिया, तो ये बात को मैं नहीं मानता और इस बात को मैंने उनका विरोध किया। हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि मैं स्वामी जी मैं आपसे इससे ये नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, मुझे पोस्टमार्टम चाहिए ही चाहिए। एक फेज से दूसरे फेज तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए और वहाँ पे जाकर वो अनाउंस कर रहे कि मुंबई से आए हुए साथी कहाँ हैं जो बोलते हैं, तो उनको पता था कि हम लोग जो है 20 मिनट में फेज 1 तक नहीं पहुँच सकते। और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी नहलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई, चिता पे रख दी गई। मैं संजय भाई परदेसी से भी मैंने कहा, उस वक्त उनकी गाड़ी में मैं था, उनसे मैंने कहा कि अभी भी वक्त है कि चिता पे रखने से पहले भी बॉडी को उठाइए, परिवार का एक सदस्य सिर्फ मुझे बोलने दीजिए संजय भाई प्लीज, एक फैमिली का सदस्य मुझे दे दीजिए, आज मैं पोस्टमार्टम कर लूंगा। और आज अगर पोस्टमार्टम नहीं हुई तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी भी हम लोग जिस तरह से शास्त्री जी का हुआ पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसी तरह से ये रहस्य बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी ये कहा था कि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए।
अब आपको ये क्लिप देखकर समझ तो आ गया होगा कि रामदेव ने क्यों नहीं पोस्टमार्टम होने दिया था, लेकिन एक नया खुलासा होना बाकी था जो आपको 2017 में मिलेगा। सन 2017 को एक बुक पब्लिश की जाती है, गॉड मैन टू टाइकॉन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। Book, Priyanka Pathak Narain, who is a freelance journalist, has worked with Mint and have been tracking Baba Ramdev since 2007. इन 10 सालों में जो रामदेव ने काले चिट्ठे छिपा कर रखे थे वे सब अब एक एक करके बाहर आ रहे थे। बुक को पब्लिश हुए 1 महीना हो चुका था। अब रामदेव ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि इस बुक को बैन किए जाना चाहिए और बुक बैन कर दी गई। जब इस बुक को मैंने पढ़ा तो मैं शॉक रह गया। 10 years of watching Baba Ramdev's life as a journalist. I've done over 50 interviews. Now, Baba Ramdev is an individual who is in the news every day for 15 different reasons. लेकिन राजीव जी की मृत्यु आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है।